बच्चों गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पुनः कक्षा 12 में ज्योग्राफी के कुछ आगे लेसन की चर्चा करेंगे। लास्ट टर्म में हमने पहला अध्याय देखा था। आज हम लोग दूसरे अध्याय के बारे में कुछ बातें करेंगे और दूसरा पाठ हमारे पास है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब इसमें हमको 4 चीज़ों का अध्ययन करना है। जनसंख्या के बारे में, विश्व की, और इसका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, और डेंसिटी है हमारे पास, और इसकी ग्रोथ। तो इन सब के बारे में आज हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ टॉपिक उठाएंगे हम। और सबसे पहले बात हम लोग ये समझते हैं कि जनसंख्या क्या है, क्योंकि हमने अभी तक इसके पहले पढ़ा था कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानव संसाधन। तो किसी भी देश में जितने भी टोटल मानव संसाधन की संख्या होती है उसी को हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं या जनसंख्या कहते हैं। यहाँ पे जनसंख्या का इन्होंने डिटेल भी दिया है कि किसी भी देश में, राष्ट्र में, उसके भौगोलिक क्षेत्र में जो भी निवास करने वाले संपूर्ण मानव संसाधन है वो ही उसकी जनसंख्या कहलाती है। और किसी भी देश में जितनी अधिक जनसंख्या होगी वह राष्ट्र उतना ही तेजी से विकास कर सकेगा। तो इसमें एक भूगोलवेत्ता हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, राल्फ वाल्डो इमर्सन, और वो कह रहे हैं कि स्वर्ण से नहीं वरना स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत बनता है और महान बनता है। इसका मतलब राष्ट्र की संपदा केवल सोना चांदी नहीं होती, वहाँ की खनिज नहीं होती, बल्कि वहाँ की जनसंख्या होती है। और जनसंख्या राष्ट्र का वास्तविक धन होती है, क्योंकि उसी जनसंख्या के माध्यम से जो मानव संसाधन वहाँ पे है वो राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ा सकता है ना। तो ये चीज़ हम लोग को कन्फर्म हुई कि जनसंख्या क्या है। किसी भी देश का जो भी मानव संसाधन वहाँ पे है टोटल, वही वहाँ की जनसंख्या होती है। इसके आगे और बात यदि करते हैं तो अब एक होता है अनुकूल जनसंख्या। अब ये अनुकूल जनसंख्या क्या है, क्योंकि एक राष्ट्र में यदि आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए, अब आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए, यदि उससे कम होगी या अधिक होगी तो वहाँ वो परेशानी पैदा करेगी। तो अब अनुकूल जनसंख्या का मतलब कि किसी भी राष्ट्र में जो भी वहाँ संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या अन्य संसाधन हो, वो जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनके अनुकूल ही, उनके मात्रा के अनुसार ही यदि किसी देश में वहाँ की जनसंख्या है तो उसको अनुकूल जनसंख्या कहेंगे और वो अपने पूरे क्रियाकलाप आसानी से कर सकती है। इसके बाद जनसंख्या वितरण को यदि हम देखते हैं तो इस समय देखते हैं कि विश्व में लगभग 600 से अधिक करोड़ जनसंख्या इसकी हो चुकी है हमारे यहाँ। और इसके अलावा जो वितरण है विश्व में जनसंख्या का 90% जनसंख्या का जो वितरण है वो केवल 10% भूभाग पे, 10% स्थल भूभाग पे ही निवास करता है। कितने परसेंट? 90% जनसंख्या का हिस्सा। और बाकी जो 10% है वो विरल क्षेत्र में निवास करता है। यदि एशिया में देखते हैं तो एशिया में बहुत सारे ऐसे अधिक स्थान है जहाँ पे कम लोग हैं और बहुत सारे ऐसे कम स्थान हैं जहाँ पे अधिक लोग निवास करते हैं। तो अब विश्व में यदि हम जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वितरण देखते हैं, तो 3 विशाल क्षेत्र हमको विश्व में मिलते हैं। अब कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें एशियाई जनसमूह का क्षेत्र है ना, एशियन ह्यूमन है। तो अब इसमें क्या है, एशिया में 60% जनसंख्या वर्ल्ड की, विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में, हमारे एशिया महाद्वीप में जो 7 महाद्वीप हमारी पृथ्वी में हैं उसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। तो उस एशिया महाद्वीप में जहाँ कि हमारा भारत देश है, चीन है, नेपाल है, जापान है, रूस है, ढेर सारे ये देश हैं, ये इस एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। यहाँ पे जो है विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है।
और इसका विस्तार कितना है। यदि अक्षांशों में देखते हैं हम तो 0 डिग्री से ऊपर विषुवत रेखा से ऊपर उत्तर की ओर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये जनसंख्या का जमघट बना हुआ है और अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास कर रही है। और ये क्षेत्र कैसा है, उष्ण मानसूनी जलवायु के कारण सभी देश यहाँ पे कृषि प्रधान क्षेत्र हैं, कृषि अधिक होती है यहाँ पे, और कांप सभ्यता है, चावल सभ्यता का क्षेत्र कहा गया है क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिसको हम कांप मिट्टी कहते हैं और इसी कारण इसको कांप सभ्यता भी कहा जाता है। और पानी की अधिकता के कारण, वर्षा की अधिकता के कारण से, सतत वाहनी नदियों के कारण से यहाँ पे धान की अधिक खेती इन क्षेत्र में होती है, तो इसको हम चावल सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, इसको आप अलग से नोट्स के रूप में यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो यूरोपीय जनसमूह का क्षेत्र है और इस जनसमूह में विश्व की 20% जनसंख्या निवास करती है। यदि इसका अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इस जनसंख्या का निवास है। कहाँ, यूरोपीय जनसमूह, इसका मतलब जो यूरोप हमारा महाद्वीप है उस क्षेत्र में जो जनसंख्या का विशाल जमावड़ा लगा हुआ है। और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जब इंग्लिश चैनल से लेकर के, इंग्लैंड का जो इंग्लिश चैनल है समुद्र है, वहां से लेकर के पूर्व में यूक्रेन तक के जितने भी क्षेत्र हैं वहां उद्योग धंधे लगे हुए हैं और इसलिए इस जो यूरोपीय जनसमूह का हमारा क्षेत्र है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आसपास का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें मिल गई हमको, कांप सभ्यता, चावल सभ्यता और औद्योगिक सभ्यता। ये भी आप नोट्स में बढ़िया बना सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा अमेरिकन जनसमूह। अब ये क्या है, इसका मतलब जो हमारी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है उस क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो अमेरिकन जनसमूह में अमेरिका की जो 85% और कनाडा की 90% जनसंख्या इस क्षेत्र में अमेरिका महाद्वीप में निवास कर रही है। उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी भाग है वो औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ कृषि का भी मुख्य क्षेत्र है और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक एवं व्यापारिक पेटी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे कुछ और भी छोटे क्षेत्र हैं जहां अधिक जनसंख्या मिलती है। अब कहाँ कहाँ मिलती है, नील नदी की जो सक्रिय पेटी है आपकी, है ना, अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र में नील नदी बहती है ना जिसपे अस्वान बांध बना हुआ है, तो नील नदी की सक्रिय जो पेटी है वहां पे जनसंख्या अधिक है। इसके अलावा यूएसए क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूएसए में लॉस एंजल्स का क्षेत्र है, मेक्सिको नगर क्षेत्र है। दक्षिणी अमेरिका में साओ पोलो, रियो डी जेनेरो तथा ब्यूनस आयर्स, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग बिना बसे हुए क्षेत्र, विश्व के ऐसे क्षेत्र अनहैबिटेबल एरिया, बिना बसे हुए क्षेत्र जहाँ पे या तो प्रतिकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल जलवायु है, लोग रहना पसंद नहीं कर रहे हैं या बहुत कम मात्रा में रहना पसंद कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि विश्व में जो स्थलखंड का 70% हिस्सा है वो बिना बसे हुए क्षेत्र हैं और विश्व की 5% से कम जनसंख्या इन क्षेत्रों में निवास करती है और मानव बस्ती नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ की भूमि है, उसकी बनावट है, ये मानव के अनुकूल नहीं रही है। हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि आपको हम पैसा उपलब्ध करा रहे हैं, आपको कह दें कि आपको अच्छी जमीन लेकर के मकान बनाना है, तो आप शहर में कहाँ पे रहना पसंद करेंगे, कहाँ पे मकान बनाना पसंद करेंगे? आपका जवाब बिल्कुल सही है, आप शहर के बीच में
ऐसे क्षेत्र में जहां वाहन सुविधा भी मिले, यातायात के लिए सभी गाड़ियां मोटर मिले, रेलवे स्टेशन पास में हो, आपका हॉस्पिटल पास में हो, पुलिस स्टेशन पास में हो, आपकी बिजली पानी की सभी सुविधाएं हो, स्कूल पास में हो, ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करेंगे। इसका मतलब कि आपके लिए अनुकूलन चाहिए, आपको भूमि की बनावट चाहिए, उपजाऊ क्षेत्र चाहिए, है ना। और जहाँ पे ठिठुरन हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, साल भर ठंड हो, है ना, वहाँ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। तो ठीक इस तरह यहाँ पे बिना बसे हुए क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि अति ठंडे प्रदेश है। अब ये कहाँ कहाँ है कोल्ड लैंड्स? अंटार्कटिका महाद्वीप में, ग्रीनलैंड का क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र और टैंगा प्रदेश। ठीक इसी तरह उष्ण और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल वाले क्षेत्र भी कुछ हैं, जो हॉट मरुस्थल भी हैं, है ना। गर्म मरुस्थल हैं, सहारा, कालाहारी, अटाकामा, अरब, थार, एरिजोना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का जो इन क्षेत्रों का मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी जनसंख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और तीसरा क्षेत्र क्या है? विषुवतरेखीय आर्द्रवन, इक्वेटोरियल हॉट वेट फॉरेस्ट। यहाँ पे क्या है? यहाँ की विषम जलवायु है, बहुत अधिक गर्मी यहाँ पे पड़ती है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, पर डे बारिश होती है, 2 बजे तक 3 बजे तक तेज धूप होती है, 4 बजे से डेली बारिश होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सब पूरा गर्मी ही गर्मी है, घने वन पाए जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हैं, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ऐसे क्षेत्र है, आर्द्र वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या ना के बराबर मिलती है। इसके अलावा हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्पस, एटलस, कुछ ऐसे पर्वत हैं जहाँ पे बहुत ऊंचाई है और वहाँ पे मानव बसाव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जब हम और आगे देखते हैं तो विश्व में का जो जनसंख्या का वितरण है ऊंचाई के अनुसार भी असमान हो जाता है। यदि हम ऊंचाई के अनुसार से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो विश्व की लगभग 56% जो हमारे पास जनसंख्या है वो 200 मीटर की ऊंचाई से नीचे ही रहती है, 200 मीटर के लेवल में रहती है। जो 45% जनसंख्या है वो 500 मीटर। अब ये जो ऊंचाई की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सी लेवल से ऊंचाई है, क्योंकि पूरी पृथ्वी में जो भी समुद्र आपका भरा हुआ है उसको हम 0 मान करके चलते हैं। सी लेवल की जो हाइट होती है 0 मीटर में मानी जाती है, और उससे जिन जिन स्थानों की जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती जाती है, वही हम लेवल नापते हैं, इसी को हम सी लेवल से मापते हैं ऊंचाई। तो जो 45% जनसंख्या है वो 500 मीटर से नीचे, यानी कि 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहती है। और जो इसके बाद जनसंख्या में क्या होता है, उच्च और निम्न जनसंख्या और उच्च और निम्न वृद्धि दर के आधार पर भी 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं। अब 4 वर्गों में हम कैसे बांट सकते हैं कि यदि उच्च जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या हो, उच्च वृद्धि दर हो, जल्दी जन्म ले रही हो पॉपुलेशन, वहां पे हाई पॉपुलेशन, हाई ग्रोथ रेट वहां पे ज्यादा हो। इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया ये देश आते हैं। यहाँ पे वृद्धि दर अधिक है ना। और जो उच्च जनसंख्या का निम्न वृद्धि दर है, यानी कि जनसंख्या तो ज्यादा है लेकिन वहां जनसंख्या का विकास तेजी से नहीं हो रहा, वृद्धि नहीं हो रही है, हाई पॉपुलेशन बट लो ग्रोथ रेट। तो इसमें अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, पोलैंड, बल्गारिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, स्लोवानिया, ढेर सारे ऐसे देश आते हैं जहां पे बर्थ रेट इसका कम है, ग्रोथ रेट कम है। फिर तीसरा क्षेत्र क्या है हमारा, निम्न जनसंख्या उच्च वृद्धि दर, है ना। अब यहाँ क्या है, जनसंख्या यहाँ पे कम है लेकिन तेजी से जनसंख्या वृद्धि कर रही है। इसमें कोरिया है, टर्की है, इसराइल, अफ्रीका, श्रीलंका, मध्य अमेरिका के देश आते हैं। और चौथा पॉइंट है निम्न जनसंख्या निम्न वृद्धि दर, जनसंख्या भी कम है और वृद्धि दर भी कम है। ऐसे कौन से क्षेत्र आएंगे, कनाडा, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब देश आते हैं। तो इस प्रकार आज जो टॉपिक हमने देखा, जो भी टॉपिक हम लोग ने कवर किया, उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हमने जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, वितरण की बात की कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग अपने अपने नोट्स बना लीजिएगा, जहां तक हमने जो भी आज टॉपिक कवर किया है, और ये मेरे नंबर पे आप इसको पोस्ट कर दीजिएगा तो चेक हो जाएगा, जिससे अटेंडेंस भी आपकी मिल सकती है। और आप जैसे इसको लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो आप जो भी चैनल में जो भी हम टॉपिक डालेंगे वो आपको टॉपिक तुरंत जल्दी ही दिखेगा, वो
तुरंत, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उस टॉपिक को कभी भी। और जितने भी वीडियो मैं अलग अलग टॉपिक पे बना चुका हूं उनको कभी भी आप रीड कर सकते हैं, यूट्यूब से निकाल करके देख सकते हैं, अपने नोट्स को रिव्यू कर सकते हैं। ये आपके पास बेनिफिट है। आपकी गैलरी से, मोबाइल फोन से वीडियो मिट भी जाते हैं लेकिन ये आपके पास लिंक हमेशा बने रहेंगे, है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट टर्न में